ओके भाई। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का टॉपिक पढ़ा था और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। मेटालिक रेडियाई बेटा मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क दिया था। अब मेटालिक रेडियाई क्या होता है? जैसे मेटल्स होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं समझाने के लिए। जैसे आप सपोज कर लीजिए ये आयरन मेटल है। लेटर से ये एक आयरन की रॉड है और लेटर से इट इज आयरन मेटल। तो आयरन मेटल किस चीज से बनी होगी? आयरन मेट एटम, आयरन एटम, आयरन एटम, आयरन आयरन, इस तरह से बहुत सारे इसमें आयरन के एटम्स होंगे इस तरह से। तो जिसको मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो जो मेटल होती है, मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करती है मेटल। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद मेटल के इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन आ जाती है। तो इसके सेंटर से लेके दूसरे मेटल एटम के सेंटर तक का जो हाफ डिस्टेंस होता है, इसे हम कह देते हैं मेटालिक रेडियाई। तो ये मैंने ऐसा समझाने के लिए बता दिया। तो डेफिनेशन देखो क्या है। मेटालिक रेडियस इज हाफ ऑफ the experimentally determined distance between the nuclei of nearest neighbor in a solid। तो जो हमारे मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो एक मेटल एटम के सेंटर से लेके दूसरे मेटल एटम के सेंटर तक का जो हाफ डिस्टेंस होता है, इसे हम मेटालिक रेडियाई कह देते हैं। तो जो मैंने यहाँ लिखा था वो इरेज कर दिया, क्योंकि मान लीजिए ये मेटल एटम है, ये मेटल एटम है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, इसका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो आपका मेटालिक बॉन्डिंग बोला जाएगा। सो जस्ट कीप इन माइंड कि जो मेटल के अंदर बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्डिंग है, और उसके दोनों एटम के मेटल के सेंटर से हाफ डिस्टेंस को हम मेटालिक रेडियाई कह देते हैं। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो अब यहाँ पे क्या दिखाया है। क्वेश्चन है विच रेडियाई इज बिगर। अब इसको समझिए ध्यान से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच रेडियाई इज बिगर। एक जगह कोवलेंट रेडियाई दिखाया है, एक जगह मेटालिक रेडियाई दिखाया है, और एक जगह वैंडर वॉल्स रेडियस दिखाया है। अब आप ध्यान से देखो, आप देख के बड़े आराम से बता सकते हो। कोवलेंट में क्या होता है? उसमें बॉन्ड बनता है, शेयरिंग करते हैं ना, तो ये पास साथ में जुड़ जाते हैं। मेटालिक में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वैंडरवॉल में एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होता है। एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होता, तो थोड़ा सा दूर दिखाया है। तो यहाँ से देख के बहुत आराम से आइडिया लग गया ना, विच इज बिगर, विच इज बिगर, कौन कौन सा रेडियस बड़ा होता है। तो हमने लिखा यहाँ पे वैंडरवॉल रेडियाई। तो कीप इन माइंड, क्योंकि जो कोवलेंट रेडियस होता है ना, इसमें क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो एटम आपस में मर्ज हो जाते हैं। आप देखिए ऐसे, जैसे आप 10th में दिखाते थे सर्कल करके। मेटालिक रेडियस में क्या है? एक मेटल दूसरा मेटल, ये दोनों मेटल एटम एक दूसरे को टच करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बट इससे ज्यादा होगा। वैंडरवॉल में एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता, बस ये पास होते हैं, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस। तो कई बार पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, भाई कोवलेंट रेडियस और वैंडरवॉल रेडियस में विच इज बिगर। तो आप आंसर बताइए वैंडरवॉल रेडियस, बिकॉज इसमें डिस्टेंस ज्यादा होता है, एटम दूर होते हैं थोड़े, क्योंकि इसमें आपस में कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज चलते हैं आगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने रेडियस के ऊपर कर लिया। अब रेडियस के ऊपर एक और टॉपिक आने वाला है। क्या टॉपिक है? साइज ऑफ कटायन एंड साइज ऑफ एनायन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेडिंग डालिए कॉपी में और मैं आपको समझाता हूँ कि कटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बट एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। और हम यहाँ से साइज डिस्कस करने वाले हैं कटायन एंड एनायन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, +2 में भी ये चीजें बहुत यूज होंगी। मतलब बेसिकली ये बैकबोन है केमिस्ट्री की। फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो है ना +1 के, केमिस्ट्री की बैकबोन है। अगर फर्स्ट 4 चैप्टर आ गए ना, तो पूरा +1 +2 की केमिस्ट्री आ जाएगी। फर्स्ट 4 में अगर गड़बड़ कर रहे हो तो यही चीजें बार बार यूज होती हैं, तो गड़बड़ होती रहेगी। अब देखो क्या होता है। जैसे सोडियम है, ठीक है। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तो ये बनेगा Na+। तो इसको बोलेंगे कटायन। समझते जाना जो मैं समझा रहा हूँ। तो कटायन, अब आपको पता चल गया कटायन क्या होता है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसी तरह से हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मैंने लिखा ना प्लस, ठीक है, यहाँ गेन ही लिख देते हैं नीचे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले,
तो ये बन जाएगा Cl माइनस और इसे कहते हैं एनायन। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा पेरेंट एटम। पेरेंट एटम क्या होता है, जैसे कटायन है ये Na+ सोडियम से बना है तो इसको बोलेंगे पेरेंट एटम। जो चीज जिससे बनती है, तो जिससे बनती है उसको पेरेंट एटम कहते हैं, जो इनिशियल स्टेज है उसको पेरेंट एटम। तो Na+ का पेरेंट एटम कौन हुआ, कौन हुआ? Na+ का पेरेंट एटम कौन हुआ बेटा, बोलो? सोडियम। सोडियम। इसी तरह से Cl- का पेरेंट एटम कौन सा हुआ? मैं यहाँ पे ब्लैक कलर क्लोरीन। हूँ, यस। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, पेरेंट एटम। और इसी तरह से इसको भी लिख देता हूँ मैं पेरेंट एटम, पेरेंट एटम। तो अब आपको समझ में आ गया पेरेंट एटम का मतलब? कोई आयन जिससे बना है उसे हम पेरेंट एटम कह देते हैं। तो यहाँ पे नहीं लिखता, एक जगह लिख दिया, अंडरस्टूड है। तो सोडियम आयन जिससे बना है उसे पेरेंट एटम बोलेंगे, क्लोरीन आयन जिससे बना है उसे भी हम पेरेंट एटम बोलते हैं। अब क्वेश्चन है साइज का। क्या क्वेश्चन है बेटा? साइज का। तो समझो साइज का क्या क्वेश्चन है। हमेशा एक चीज याद रखना कि जो कटायन है ना उसका साइज हमेशा छोटा होता है। कीप इन माइंड कि कटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। मैं यहाँ पे भी लिखूंगा अभी नोट की फॉर्म में साइड में, और अभी समझाऊंगा भी कैसे, जिसको आपने याद रखना है। देखो, तो मैं यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो कटायंस होते हैं, कटायंस, कटायंस का जो साइज है, कटायन का साइज हमेशा छोटा होगा देन देयर पेरेंट एटम। ये तो हो गया नोट 1। नोट 2, जो एनायन होते हैं, एनायंस, एनायंस का साइज हमेशा बड़ा होगा देन देयर पेरेंट एटम। ठीक है, और इसको मैं सर्कल डाल देता हूं। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा, आप बड़े आराम से अब समझ जाएंगे। देखो अब समझना, ध्यान से समझना। न्यूक्लियर चार्ज याद है ना? न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतनी अट्रैक्शन ज्यादा। तो लो जी समझो। अब देखो, कटायन का साइज छोटा होगा देन पेरेंट एटम, एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है देन पेरेंट एटम। यानी ये पता चला कि एनायन बड़े साइज का होता है, कटायन छोटे साइज का होता है। अब चेक करते हैं। देखो जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो प्रोटॉन है वो होता है 11 और इलेक्ट्रॉन भी होता है 11। एक अगर लॉस हो गया, ध्यान से समझना, अगर एक लॉस हो गया तो प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब आपको पता है तो प्रोटॉन बढ़ गया। देखो चेक करो, प्रोटॉन का मतलब होता है अट्रैक्शन। पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो सेम थी, तो साइज का कोई इतना लेना देना नहीं था। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन बढ़ गया, यानी अट्रैक्शन बढ़ गई, साइज हो गया छोटा। बोलो बेटा, समझ में आया? क्या होता है अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो बराबर ना हो? मान लो प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, तो साइज छोटा हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे प्रोटॉन हो गए 17, न्यूट्रल एटम है, और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 17। एक गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, बताओ? एक अगर गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, बोलो जल्दी बोलो, कितने हो जाएंगे? 18। 18। अब आप देखो, यहाँ पे रेशियो बराबर थी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन कम हो गई, यानी प्रोटॉन कम। प्रोटॉन का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो एक मोटी मोटी बात हमेशा याद रखना कि अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे ना इलेक्ट्रॉन से, साइज छोटा होगा बस। और जितने ज्यादा होंगे उतना साइज छोटा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा। तो मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। हम एक थर्ड नोट लिख देते हैं ब्लैक इंक से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल के लिख लेते हैं। मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज Attraction. प्रोटॉन्स। हाँ, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन, स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर is the size of atom। तो बस चीज क्लियर हो गई। तो अगर पेपर में कभी आ जाए भाई ये वाली चीज छोटी है, वाली बड़ी है, तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो देख लो, बड़े आराम से आंसर दे दोगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो साइज बड़ा होता है। देखो इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा, साइज बड़ा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज हो जाएगा छोटा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन बताता हूँ, देखिए अब जरा ध्यान से। क्या होता है, ये प्रोटॉन वाला कंसेप्ट तो यूनिवर्सल आपने हमेशा याद रखना है। एक और चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या है वो चीज? देखो,
जो सोडियम होता है ना, तो सोडियम होता है 281 KLm। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना रह गया, 28 रह गया Kl। देखो अब ऑटोमेटिकली पता चल गया साइज छोटा है, बट कई जगह पे ऐसा नहीं होता। कई जगह पे जैसे मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एक ही लॉस होता, तो फिर यही काम आता है, अल्टीमेटली प्रोटॉन वाला ही काम आता है। वैसे मैंने एक और कंपैरिजन कर दिया कि जो सोडियम होता है ये 281 होता है, ये होता है 28, तो देख के ही पता चल गया अभी एक शेल छोटा हो गया तो इसका साइज छोटा, तो कैटायन का साइज छोटा। अब आ जाओ यहाँ पे एनायन में देखो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 288। अब आप देखो क्या होगा, ठीक है, इसके भी 3 शेल हैं, इसके भी 3 शेल है, बट हम इसको कह रहे हैं इसका साइज बड़ा होता है नाइन का। क्यों होता है बड़ा, क्योंकि जब ये लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, रिपेल करने से जो सर्कल है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, तो 3 स्टूडेंट्स ने ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्कल बनाया। सपोज कर लेते हैं देयर आर 3 स्टूडेंट्स, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्कल बनाया। अब मान लो अगर इसमें एक चौथा स्टूडेंट आ जाए तो थोड़ा सर्कल बड़ा नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये 3, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट और आ जाए बीच में तो इसके हाथ भी तो आएंगे ना, थोड़ा सर्कल बड़ा हो जाएगा। सर्कल तो एक ही रहेगा बट सर्कल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, रिपेल करने से वो हो जाएंगे दूर। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एडिशनल में बता दिया, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। मोटा आपने यही याद रखना है, मोटा मोटा, कि प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा, बस। मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम, दैट्स इट, बस। अब देखो इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करते हैं कि इन द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस टेल द व्हिच हैज अ बिगर साइज। ठीक है, चलो जी, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप साथ में लिखिए। क्वेश्चन है इन गिवन isoelectronic species, in given isoelectronic species which has bigger and smaller radii। रेडियाई का मतलब रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उन्होंने दिया है O-2, F-1, Na+ एंड Mg2+। चलो जी, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन नोट कीजिए और क्वेश्चन को समझिए बेटा। चलो जी बेटा, अब ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसका आंसर देखो। इसका मोटा मोटा आंसर क्या है कि ये इस तरह से दिखाने के बाद आप सिंपल बताओ, वी नो मोर इज अ न्यूक्लियर चार्ज, मतलब प्रोटॉन किसका ज्यादा, जिसका प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज छोटा, और जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका साइज बड़ा होता है। तो नेगेटिव जितना ज्यादा उतना साइज बड़ा, पॉजिटिव जितना ज्यादा उतना साइज छोटा। तो आयन होगा तो आयन का साइज छोटा हो जाएगा, एटम में होगा ऐसा तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। सो कीप इन माइंड एंड उसको याद रखिए। लो देखो अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर को हाइड कर देता हूं। ठीक है जी, अब ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। तो बस ये कंसेप्ट याद कर लो। क्या कंसेप्ट है, जितना चार्ज ज्यादा, जितना आपका प्रोटॉन ज्यादा या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उसका साइज उतना छोटा। ठीक है, सो देखो which of the following species will have largest and a smallest size, बताओ किसका सबसे लार्जेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट होगा, बताओ जल्दी बताओ किसका। Aluminium+3। यस, एल्यूमिनियम+3 का सबसे छोटा, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव में सबसे ज्यादा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, यानी आपका प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब किसका साइज बड़ा होगा, किसका बड़ा होगा, जिसमें मैग्नीशियम। प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन कम होंगे। लो जी अब आंसर देखो, अब आपको आंसर एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो जी आंसर कह रहा है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अब मैं ये भी बता देता हूँ दोबारा, क्योंकि हमने थोड़ा टेक्निकली भी लिखना है, तो एक बार यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जो एटॉमिक साइज होता है ना, डाउन द ग्रुप,
डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। एंड अलोंग द पीरियड, ये इस तरह की लाइन पीरियड हो गई, पीरियड में साइज डिक्रीज होता है। तो अब आप अगर देखो तो ये आपका इस तरह से आता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, यानी ये पीरियड के एलिमेंट है, यानी पीरियड में साइज छोटा हो रहा है, यानी इसका बड़ा हुआ साइज, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा हो गया। सो अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन और यहाँ से है हमारा सोल्यूशन। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ओके ठीक है जी, हमें पता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड में, ओके। कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, ये भी हमें पता है। अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पता है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। द वन विद लार्जर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल पढ़ के आए हैं, विल हैव स्मॉलर रेडियस, तो हो गया जी इसका स्मॉलर। एंड हेंस लार्जेस्ट स्पीशीज इज मैग्नीशियम एंड स्मॉलेस्ट इज एल्यूमिनियम। तो ये मैग्नीशियम क्यों हुआ लार्जेस्ट, क्योंकि आप अगर पीरियड में देखो ना तो मैग्नीशियम पहले आता है, एल्यूमिनियम बाद में आता है, फिर सिलिकॉन आता है। तो हमने पढ़ा हुआ ना पीरियड में साइज डिक्रीज होता है, यानी सबसे बड़ा साइज हुआ मैग्नीशियम का और सबसे छोटा हुआ +3 का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और ये सारा हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बेटा, अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, या आप बोलिए आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है इसको समझाने से पहले कुछ चीजें बता रहा हूं, जरा उसको सुन लीजिए। सो टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले मैं इसका सिंबल बता दूं, इसके दो सिंबल हैं, डेल्टा एच आई, ऑल्सो हैज सिंबल आई ई, याद रखना। तो टॉपिक का नाम है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, कॉल्ड शोन बाय द सिंबल डेल्टा, ट्राइंगल को डेल्टा कहते हैं, डेल्टा आई, डेल्टा एच आई, और H1 HI और 1 2 इस तरह से भी लिखा जाता है, एंड IE आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये होता क्या है समझिए जरा ध्यान से। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये एटम का सेंटर है और ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, समझना। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल और ये मान लेते हैं लास्ट शेल है। मैं चाहता हूं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं। तो अभी ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसको निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, तो निकालने के लिए मैं एनर्जी दूंगा। जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट जाएगा, ठीक है, मूव कर जाएगा या हट जाएगा या लॉस हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार रिपीट कर ऐसा दो। करने में जो मेरी एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, सो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाएगी, फ्रॉम द लास्ट शेल, from the last shell of an isolated gaseous atom, last shell, ये जरूरी है, last shell of an isolated gaseous atom। gaseous का मतलब गैस, isolated का मतलब साथ में और एटम ना हो, मतलब जब भी isolate का मतलब क्या है कि कम एटम्स हो साथ में, नहीं तो एटम अगर पास में होंगे तो अट्रैक्शन हो जाती है। सो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि साथ में कम से कम एटम हो, तो उसे बोलेंगे आइसोलेटेड, वर्ड यूज होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है, यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली भी समझाया कि ये लास्ट शेल है, मैं इसका इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो मैंने एनर्जी दी, तो जो मैंने एनर्जी दी जिससे इलेक्ट्रॉन हट जाए यहाँ से, कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी।